आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और ये है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है हमारे पास वो है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। जब एक बहुत बड़ा राज्य होता है तो उसी को हम कहते हैं साम्राज्य। आपने अपनी जो रुपये और पैसे हैं उनमें ज़रूर इस तरह का ये जो शेर की आकृति वाला एक चित्र ज़रूर देखा होगा, देखा है ना, सभी ने देखा होगा ये। तो इसमें क्या है कि ये जो चित्र बने हुए हैं ये जो शेर का जो ये चेहरा बना हुआ है वो पत्थरों को काट कर बनाया हुआ है। और ये सारनाथ, आपने पढ़ा था सारनाथ पिछले चैप्टर में, वाराणसी के समीप एक जगह है जिसका नाम है सारनाथ। वहाँ पर एक बड़े से स्तंभ पर उन्हें रखा गया है। जब उन्हें पत्थरों से काट कर बनाया गया, उन्हें एक पत्थर को काटा गया, उसे चार शेर की आकृति दी गई और उसके बाद उन शेरों को सारनाथ में एक बहुत बड़ा स्तंभ है उस पर स्थापित कर दिया गया या फिर रख दिया गया। इतिहास के जितने भी महान राजा हुए हैं उनमें से एक थे अशोक, और उनके ही निर्देशों पर कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, अभिलेख लिखे गए हैं। इसका मतलब हुआ कि वो अपने जो उपदेश थे, जो प्रजा के लिए उनके आदेश थे, प्रजा के महत्व की चीज़ों को वो खंभों या फिर स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है, लिखवाते थे, और उन्हीं को बोला जाता है अभिलेख। ये अभिलेख जो थे उनकी प्रजा पढ़ती थी और इन अभिलेखों के द्वारा जो राजा थे वो अपने प्रजा को निर्देश भी देते थे कि प्रजा को क्या काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अच्छा, जिस साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं जिसमें अशोक, जो राजा अशोक थे वो राज करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी करीब 2300 साल पहले। इसका मतलब हुआ कि अशोक मौर्य साम्राज्य से थे जिसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उस राज्य की स्थापना हुई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो दरबार था उसमें एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका नाम था चाणक्य, और उन्होंने एक प्रसिद्ध बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और चाणक्य के जो कई विचार हैं वो हमें आज भी अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलते हैं, उस किताब में हमें मिलते हैं। अब देखते हैं वंश क्या होता है। वंश क्या होता है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य जो होते हैं वो एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हीं को वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में कौन हुए थे, सबसे पहले हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके बेटे हुए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। तो इसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि ये मौर्य वंश के राजा थे, ये मौर्य वंश से संबंधित थे। फिर इसके बाद है कि यहाँ पे एक मानचित्र दिया हुआ है, एक मैप दिया हुआ है, और उन जगहों को लाल रंग के डॉट से दिखाया गया है जिन जगहों पर जो अशोक थे उनके अभिलेख या फिर शिलालेख मिले हैं। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर उत्कीर्ण करना, मतलब जो पत्थरों पर कुछ लिखना, उसको क्योंकि पत्थर मतलब शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब होता है उत्कीर्ण करना। तो जो उपदेश थे अशोक के वो इन जगहों पर भी मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अशोक के शिलालेख केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर मतलब बाहर के देशों में भी जो अशोक हैं उनके हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब इनका जो राज्य था वो था पाटलिपुत्र, मतलब इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र बिहार में। इनके साम्राज्य में बहुत नगर थे, ठीक है, और इनके नगरों को, जो महत्वपूर्ण नगर हैं, वो ब्लैक रंग के डॉट से यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण नगर इनके पास थे, इनके साम्राज्य में थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। यहाँ पे दिखाया है पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये इनके साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। जो तक्षशिला थी
जो तक्षशिला है उससे आप देखेंगे मैप पे तो देश के जो उत्तर पश्चिम वाले इलाके हैं उनमें जाया जाता था। इसके अलावा ये एक प्रमुख स्थान था और इसी तरह से उज्जैन जो था वो भी महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि उज्जैन से दक्षिण भारत में जाया जाता था। अब इसमें आगे बताया है कि जो व्यापारी, सरकारी अधिकारी जो होते थे और शिल्पकार जो होते थे, मतलब जैसे जो बड़े बड़े लोग थे, वो इन बड़े शहरों में रहते होंगे, ये बोला गया है। और ये भी बताया गया है कि जो किसान, पशुपालक वगैरह जो जैसे लोग थे वो लोग गांव में बसते थे। अब इसके बाद ये भी बताया है कि जो मध्य भारत वाला इलाका है, यानी ये जो हिस्सा है ये वाला, तो इसमें ये वाले भाग में क्या था कि जो फल फूल का संग्रहण करने वाले लोग या फिर जानवरों का शिकार करने वाले लोग, ऐसे जो लोग थे वो इस जगह पर मध्य भारत के हिस्से में रहते थे। ये लोग यहाँ पर क्यों रहते थे? क्योंकि इस जगह पर क्या था, जंगल बहुत ज़्यादा था और इनका जो भरण पोषण वगैरह था, इनकी जो जीविका चलती थी वो इस जंगल पर ही आधारित थी, क्योंकि इन्हें अपनी भोजन संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती थी वो जंगलों से ही मिल जाती थी। अशोक के साम्राज्य में जो अलग अलग इलाके में लोग रहा करते थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग तरह का खाना खाते थे और अलग तरह का भोजन करते थे। उनका पहनावा भी अलग अलग तरह का ही होता था। तो जो जितने भी लोग, जैसे उज्जैन में अगर रह रहा है कोई तो उसकी भाषा अलग होगी, बोली अलग होगी। तक्षशिला वाले इलाके में कोई रह रहा है तो उसकी भाषा, बोली, पहनावा सब कुछ अलग अलग होगा। और पाटलिपुत्र वाले हिस्से में कोई रहता है तो उसका अलग होगा। तो जो अशोक का साम्राज्य था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, तो उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग जो खाना खाने वाले लोग, अलग तरह का जो पहनावा जिनका होता था उस तरह के लोग, वो लोग वहाँ पर रहते थे। अब देखते हैं कि जो राज्य है वो साम्राज्य से कैसे अलग होता है। तो ये जो साम्राज्य होते हैं वो राज्यों से काफ़ी बड़े होते हैं और इसलिए जो राजा हैं उन्हें अपने साम्राज्य के लिए अधिक संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। उन्हें अधिक लोग चाहिए होते हैं, अधिक पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि इतने बड़े अगर साम्राज्य की उन्हें रक्षा करनी है तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा सेना की आवश्यकता होगी, ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी, तभी तो कोई राज्य चल सकता है, तभी तो उनका साम्राज्य चल सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने कर इकट्ठा, मतलब उन्हें थोड़ा सा जो कर जब वो इकट्ठा करते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती, क्योंकि इन्हीं जो कर के पैसे थे उसी से तो राज्य की ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। जैसे राज्य में सड़कें बनाना, कुएं बनाना, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं बनवाना, स्कूल बनवाना, वो सब कैसे होगा? कर के पैसे जब इकट्ठा होंगे तब उसी से होगा। तो इसलिए जो अशोक थे उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी ये कर को इकट्ठा करने के लिए। अब है साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, क्योंकि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो इस वजह से जो अलग अलग हिस्सों को भी अलग अलग ढंग से चलाया जाता था, वहाँ पे अलग ढंग से शासन किया जाता था, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती थी और दूसरे राज्यों में अलग होती थी। तो इस वजह से जहाँ पर मौर्य साम्राज्य था वहाँ पर अलग अलग जो उसके हिस्से थे उसमें अलग तरह का शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें और उसके जो आसपास के इलाके थे उस पर पूर्ण नियंत्रण जो था वो राजा का होता था, जो सम्राट का होता था। काफ़ी सारे अधिकारियों को राजा ने कर इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया था। जो किनसे कर इकट्ठा करते थे? किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारियों और व्यापारियों से। ये लोग क्या करते थे? कर लेते थे। और जो भी राजा का, जो अधिकारी अगर राजा का आदेश नहीं मानता था, उसके आदेशों का उल्लंघन करता था, तो राजा उन अधिकारियों को भी सज़ा देते थे। काफ़ी सारे अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले वेतन दिया जाता था। जो भी वो कर इकट्ठा करने की काम करते थे या फिर और कोई काम करते थे तो उसके बदले जो राजा थे उन्हें वेतन दिया करते थे, सैलरी दिया करते थे। जो संदेशवाहक जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और संदेश लेकर जाते थे। राजा ने अधिकारियों के काम पर रखने के लिए जो अधिकारी जो राजा ने रखे थे उनके काम पर भी नज़र रखने के लिए राजा ने जासूस नियुक्त किए थे।
पर इन सब पर सम्राट यानी राजा जो था वो भी अपना पूर्ण नियंत्रण रखता था। और वो नियंत्रण कैसे रखता था? वो अपने जो परिवार के सदस्य थे, राज परिवार के सदस्य थे, और वरिष्ठ उसके जो मंत्री थे, जो उसके विश्वास पात्र मंत्री हुआ करते थे, उनके मदद से, उनकी सहायता से इन अधिकारियों पर वो नज़र रखते थे। अब मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, ठीक है, तो इसमें कई छोटे प्रांत भी थे या छोटे क्षेत्र भी थे, जिन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी जो उनकी प्रांतीय राजधानियाँ थी उनके द्वारा शासन किया जाता था। ये तक्षशिला और उज्जैन को भी किसी प्रांत की राजधानी बना दिया गया था, क्योंकि ये भी मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर थे। प्रांतीय जो राजधानियाँ थी उसमें जो मौर्य राजकुमार थे उनको वहाँ पर एक गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था, और वे वहाँ की शासन व्यवस्था को देखते थे। इन जगहों पर लोगों द्वारा वहाँ की ही जो स्थानीय परिस्थितियाँ होती थी उसके अनुसार ही, उन्हीं की परंपराओं के अनुसार ही नियमों को लगाया जाता था, लागू किया जाता था, और वे लोग वहाँ की जो स्थानीय स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ, उसी के अनुसार उन नियमों को और परंपराओं का पालन करते थे। अब जो प्रादेशिक केंद्र के बीच में भी बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र हुआ करते थे, यानी कि जो तक्षशिला, उज्जैन आदि के बीच में भी बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। तो इन इलाकों पर जो राजा थे वो केवल इनके मार्गों पर या नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये जो जगहें थी वो उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब कह सकते हैं कि आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, चाहे वो नदियाँ थी या फिर मार्ग थे। ठीक, तो फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ से उन्हें, मतलब क्योंकि राजा का कंट्रोल उन इलाकों में नहीं हुआ करता था, तो जो इन जगहों पर जो लोग थे वो उन्हें कर भी देते थे, ठीक है, जो कुछ कर वगैरह थे देते थे, और साथ में उन्हें भेंट भी प्रस्तुत करते थे। भेंट में जैसे कि जहाँ पर शहद है तो वो लोग अपने राजा को शहद भेंट किया करते थे, अगर उनके पास जानवर अधिक हैं तो वो हाथी वगैरह भी भेंट किया करते थे। किसी जगह पर अगर कंबल कहीं का प्रसिद्ध है, जैसे उत्तर पश्चिम का जो कंबल है वो बहुत प्रसिद्ध था, तो वो कंबल उन्हें भेंट कर दिया करते थे। इसी तरह से दक्षिण भारत में जो सोने और कीमती पत्थर वहाँ पे मिलते थे तो वो वहाँ के प्रसिद्ध थे, वो नजराने के रूप में, मतलब गिफ्ट के रूप में राजा को देते थे। अब देखते हैं कि नजराना क्या होता है। नजराना मतलब होता है कि ये यहाँ पर जो नजराने के बारे में बताया गया है कि नजराना कर जैसा नहीं होता है, मतलब कर तो हम हमेशा देते हैं, जो कर होते हैं वो जनता को हमेशा देने पड़ते हैं, लेकिन जो नजराने होते हैं वो कभी कभी जनता दे सकती है, यानी लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो चीज़ उनके पास होती है वो उसे नजराने के रूप में राजा को देते हैं। जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, तो जो वो स्वतंत्र होते हैं उनके, मतलब उनके ऊपर जो राजा हैं उनका किसी तरह का भी कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, वो स्वतंत्र होते हैं। तो इन लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि जो मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जिनको राजा द्वारा नियुक्त किया गया है, वो उनको कुछ चीज़ें भेंट करें, जैसे कि हाथी हो गए या फिर हाथी दांत से बनी कुछ चीज़ें हो गई, लकड़ियाँ हो गई, शहद है, मोम है, ये सारी चीज़ें उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो मौर्य साम्राज्य से नियुक्त अधिकारी हैं उनको लाकर देंगे। अब इसमें क्या है कि एक इसमें बात कही गई है कि राजधानी में सम्राट के बारे में, मैं थोड़ा सा इसको बताती हूँ आपको। तो इसमें है क्या कि यहाँ पर मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत नियुक्त किए गए थे, जो यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा, ठीक है, ये जो यूनानी राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उनके ही राजदूत थे मेगास्थनीज, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका नाम की एक बहुत फेमस बुक इनके द्वारा लिखी गई है। तो जो ये राजदूत था वो किसी ऐसे ही कहीं भी नियुक्त नहीं कर दिया जाता था किसी भी अलग देश में, बल्कि इसकी नियुक्ति जो होती थी वो किसी मित्र देश में ही होती थी।
और राजदूत की नियुक्ति इसलिए की जाती थी कि दो देशों के मध्य जिनका वो राजदूत है उनके मध्य मध्यस्थता करने के लिए होती थी। उनके बात जो जानकारियाँ, मतलब जानकारियाँ तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ये कहेंगे कि उनके द्वारा जो विचार हैं उस देश के बारे में, अगर कोई मदद करनी है या फिर उनसे मदद चाहिए, तो उस तरह की जो बातें थी वो जो राजदूत था उसके द्वारा अपने देश में पहुंचाई जाती थी। तो इस तरह से जो विचार थे उनका आदान प्रदान जो होता था वो राजदूत के द्वारा होता था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में भी जो यूनानी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र थे। तो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत नियुक्त किया था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में एक अंश दिया हुआ है कि मतलब एक जो चीज़ उन्होंने राजा के दरबार में देखी उस चीज़ को अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, और उसी का एक अंश, छोटा सा एक पार्ट जो है वो इसमें लिखा गया है। वो कहते हैं कि राजा अपनी जो प्रजा थी उसके सामने बहुत कम अवसरों पर जाता था। जब भी वो जाता तो वो अवसर कुछ खास हो जाता था और जिसे शोभा यात्रा के रूप में लोगों द्वारा मनाया जाता था। उसे सोने की पालकी पर लेके जाया जाता था, उसे सोने की पालकी में बिठाया जाता था और उसे लोगों के बीच में लेके जाया जाता था। उसके जो अंग रक्षक यानी कि जो रक्षा करने वाले लोग होते थे, बॉडीगार्ड्स होते थे, वो ऐसे हाथियों पर बैठे हुए थे जिन्हें सोने और चांदी द्वारा सजाया जाता था। जो कुछ अंगरक्षक होते थे वो पेड़ों को साथ लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित जो तोते थे उनका झुंड बैठा हुआ था और वो जो झुंड था वो राजा के ऊपर मंडराता रहता था, चारों तरफ घूमता रहता था, चक्कर लगाते थे वो तोते। तो जो राजा था वो चारों तरफ से जो हथियारबंद महिलाएं होती थी उनसे घिरा हुआ होता था। वो जो राजा थे वो हमेशा इस बात से डरे हुए होते थे कि कहीं कोई ना कोई उनकी हत्या कर देगा, तो वो अपने चारों ओर जो हथियारबंद महिलाएं होती थी उनका एक पहरे पे रहते थे। और साथ में जब भी उन्हें खाना परोसा जाता था तो उससे पहले जो उनके खास नौकर होते थे उस खाने को चखते थे और उसके बाद ही राजा को वो भोजन परोसा जाता था। इसके अलावा जब जो राजा थे वो कभी भी लगातार 2 रातों से ज़्यादा एक कमरे में नहीं सोते थे। तो ये सारी बातें, जो सारी चीज़ें हैं वो राजा के बारे में मेगास्थनीज द्वारा बताई गई हैं। अब राजा के राजधानी के बारे में भी यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में भी, जो आज का आधुनिक पटना है उसके बारे में भी मेगास्थनीज ने कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि जो आज का पाटलिपुत्र यानी आज का पटना पहले कैसा था। तो बताते हैं कि ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर नगर था जो कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से, प्राचीन मतलब दीवार बहुत बड़ी बड़ी प्राचीरों से दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें 570 बुर्ज मतलब टावर थे बहुत बड़े बड़े और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला यहाँ पे घर हुआ करते थे और यहाँ के जो घर हुआ करते थे वो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजा का महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, काठ का बना हुआ था और उस पर पत्थर की नक्काशी करी गई थी। चारों तरफ बगीचे थे और बगीचों में चिड़ियों को पाला हुआ था, उनके लिए रैन बसेरा बनाया हुआ था उसके महल में। उसके जो ये राजधानी थी पाटलिपुत्र में, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब है अशोक, जिनके बारे में कहा गया है कि वो एक अनोखे सम्राट थे। अब इसमें ये बोला गया है कि अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, राजा थे। वे पहले राजा थे जिन्होंने अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें स्तंभों या फिर शिलालेखों में लिखवाया था। अशोक के जो संदेश थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जिसकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। जैसे आपको पता है हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। रोमन लिपि है अंग्रेज़ी की, फिर इसी तरह से पंजाबी की गुरमुखी है। तो वैसे ही प्राकृत भाषा की जो लिपि थी वो है ब्राह्मी लिपि। तो इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी अभिलेख अशोक द्वारा खुदवाए गए थे वो सब के सब किस में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में, और जिसकी भाषा थी
प्राकृत, जिससे कि लोगों को वो भाषा आराम से अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उस वक्त प्राकृत भाषा जो थी वो जनसाधारण की भाषा थी जिसे लोग आसानी से समझते थे। अब है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग जो है वो जो तटवर्ती उड़ीसा है, जिसे हम आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम कलिंग हुआ करता था। जो अशोक जिस समय राजा थे तो उस समय उन्होंने बहुत ढेर सारे युद्ध जीत लिए थे और अब वो कलिंग को जीतना चाह रहे थे। उन्होंने ये युद्ध लड़ा और उसके बाद वो जीत भी गए। पर इस युद्ध के बाद उन्होंने अपने आसपास बहुत लोगों को मरे हुए देखा। उन्होंने देखा कि ये जो युद्ध है इसके बाद जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा अहित हुआ है। कई लोगों की चोटें देखी, उन्होंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा। तो उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध ही त्याग दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं करूँगा। अशोक इतिहास के केवल अकेले ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीता और उसके बाद जीतने के बाद ये निर्णय लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत लोग युद्ध में मारे जाते हैं। उसने कलिंग युद्ध में इतना ज़्यादा खून खराबा देखा राजा ने, इसके बाद उन्होंने अपना जो धर्म है वो भी बदल दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसमें कहा गया है किसी भी जीव की हत्या ना करो, सबके साथ विनम्र रहो, झूठ नहीं बोलो, अहिंसा ना करो, अहिंसा पे विश्वास रखो। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना ली, बौद्ध धर्म को अपना लिया और निश्चय किया कि अब वो कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से जब इसमें कलिंग के युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो हमने देखा अशोक के जीवन में वो आया था। अब इस बॉक्स की बात करते हैं तो इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का ही एक अभिलेख है। इसमें लिखा है कि राजा बनने के बाद, अशोक ने ये बात कही है कि राजा बनने के बाद मैंने 8 वर्ष में ही कलिंग को जीत लिया था, कलिंग का राज जीत लिया था। इस युद्ध में करीब जो लोग थे 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो थे मारे गए थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों के जो घर हैं वो बर्बाद हुए होंगे। ये सब बातें सोचकर जो अशोक थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था ये सब सोचकर कि मेरी वजह से, इस युद्ध की वजह से कितने लोगों का घर टूटा होगा, कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ होगा, कितने लोगों ने अपने जो प्रियजन हैं उन लोगों को खोया होगा। तो वो ये सब बातें सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई स्वतंत्र देश को जीता जाता है युद्ध में तो बहुत से लोग मारे जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें हर तरह के लोग होते हैं। वो ब्राह्मण भी होते हैं और श्रमिक भी होते हैं जिनकी हत्या होती है, जो मारे जाते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध में लोग जो होते हैं वो अपने प्रियजन, सगे संबंधी, मित्रों जिनसे उन्हें बहुत प्यार होता है, वो लोगों से उनका वियोग हो जाता है, वो लोग मर जाते हैं, लोग अपने लोगों को खो देते हैं। और ये सब सोचकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे पश्चाताप हो रहा है या फिर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब मैं युद्ध को त्याग करता हूँ और उसके बाद मैं धम्म का पालन करना चाहूँगा, या फिर मैं धर्म का पालन करने का निश्चय करता हूँ, मैं धम्म को स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर धम्म जो है वो एक प्राकृत शब्द है, ठीक है, धर्म का एक प्राकृत शब्द है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें वो कहते हैं कि मैं अब पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं धम्म को स्वीकार करता हूँ, उसका पालन करने का निश्चय करता हूँ। कहते हैं कि मैं इस धम्म की शिक्षा जो है वो दूसरों को भी दूंगा, दूसरों को भी पहुँचाऊँगा, क्योंकि कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि जो लोग हैं वो उन्हें युद्ध से ना जीतें बल्कि धम्म से जीतने का प्रयास करें, और ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों का दिल जीतने का। अशोक अपने अभिलेख में लिखवाते हैं कि इस अभिलेख को मैं भविष्य में, मतलब जो मेरे बेटे हैं या उसके भी बेटे जो होंगे, तो उनके लिए मैं ये लिखवा रहा हूँ एक संदेश के रूप में कि वो भी कभी भी युद्ध ना करें और धम्म का पालन करें। तो इस तरह से अशोक ने अपने कलिंग युद्ध का वर्णन अपने एक अभिलेख में किया है। अब देखते हैं कि अशोक का धम्म आखिर है क्या। जो अशोक का धम्म है वो कहता है कि ये जो जिस धम्म की बात अशोक ने अभिलेख में कही है, वो धम्म कहता है
कि हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये धर्म का मतलब नहीं है, यहाँ पे किसी कर्म कांड से मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि हमें भगवान की पूजा करने के लिए नहीं कहता, जो वो धम्म है वो हमें भगवान की पूजा करने के लिए नहीं कहता, और ना ही कोई यज्ञ जैसे कर्मकांड करने के लिए कहता है। उन्हें लगता है कि वो कहते हैं कि ये सिर्फ हमसे ये कहता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को सिखाता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, उसी तरह से जो राजा होता है वो भी अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान है। तो जो पिता है, जो राजा है, उसकी कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को अच्छे और बुरे की समझ दे और उन्हें ये बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से वो अच्छा व्यक्तित्व बना सकते हैं। और जो अशोक थे वो आपको पता है कि बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उनके राज्य में भी कई तरह की समस्याएं थी जिनसे जो अशोक थे वो काफ़ी परेशान भी रहते थे। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। अलग अलग धर्म को मानने की वजह से उनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ भी होती थी। वहाँ जानवरों की जो बलि चढ़ाई जाने का एक प्रचलन भी था। जो मालिक थे वो अपने जो नौकर थे, दास थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार करते थे। वो बिल्कुल भी अपने नौकरों और दासों के प्रति विनम्र नहीं थे। लोग अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। जो अशोक थे, अशोक को लगा कि इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाना उनका ही कर्तव्य है, क्योंकि वो प्रजा के लिए एक पिता के रूप में हैं। तो इसके लिए जो अशोक थे उन्होंने क्या किया कि धम्म महामात्य नाम के जो अधिकारी थे उनको नियुक्त किया और उनसे कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और लोगों को धम्म की शिक्षा दें। अब शिक्षा कैसी होती थी उनकी, जैसे बुद्ध की शिक्षाएं हुआ करती थी। आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि विनम्र बनो, लोगों के प्रति सहानुभूति रखो, अच्छे कर्म करो, झूठ मत बोलो, किसी चीज़ की इच्छा न रखो, आत्मसंयम रखो। ये सारी चीज़ें उन महामात्य को बताई जाती थी कि ये सारी शिक्षाएं जो हैं वो लोगों को जाकर दें। ये सारी शिक्षाएं जो थे वो अशोक द्वारा जो नियुक्त ये महामात्य थे, धम्म महामात्य, वो जगह जगह जाकर लोगों को देते थे। इसके अलावा जो अशोक थे उन्होंने कई स्थानों पर जो स्तंभ थे उन पर, पत्थरों पर ये सारे संदेश लिखवाए थे और साथ में जो अपने अधिकारी थे उनको निर्देश भी दिए हुए थे कि ये लोगों को पढ़कर सुनाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो कम से कम उन लोगों तक भी ये बात पहुंच सके जो पढ़ना नहीं जानते थे। तो अशोक ने जो अपने धम्म के विचारक थे उनका प्रचार प्रसार करने के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में अपने दूत भेजे, जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, इन जगहों पर भी इन जो धम्म महामात्य थे उन्हें भेजा और वहाँ जाकर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे जो बौद्ध धर्म था वो दूसरे देश में भी फैल गया और वहाँ पर भी वो प्रसिद्ध हो गया। राजा अशोक ने केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सड़कें भी बनवाई जिससे कि लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाए, कुएं खुदवाए जिससे कि लोग पानी के लिए इधर उधर ना भटकें, जो राहगीर हैं उन्हें भी कभी भी इस तरह के पानी की समस्याएं ना हो, और विश्राम गृह भी बनवाए लोगों के लिए, जैसे कि लोग अपने अगर कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो वो उन विश्राम गृहों में जाकर विश्राम करें, रह सके वहाँ पर। और इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के लिए भी कई चिकित्सालय भी बनवाए, हॉस्पिटल्स भी उन्होंने बनवाए, क्योंकि वो मानते थे कि जो जीव होते हैं चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर हो, दोनों ही के प्रति हमें विनम्र रहना चाहिए। तो फिर अशोक ने जो अपनी प्रजा हैं उनके लिए भी कुछ संदेश लिखे, और जैसे ये एक बॉक्स में जो अशोक का संदेश है वो लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है कि जो लोग होते हैं वो कई अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, यानी कि धार्मिक कार्य, कर्मकांड वगैरह करते हैं। जैसे कि धार्मिक कार्य कब कब किए जाते हैं, जब बच्चों का विवाह होता है, बच्चे के जन्म पर और यात्रा शुरू करने पर जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य ज़रूर करते हैं। पर ये जो धार्मिक कार्य या कर्मकांड आप लोग करते हैं वे किसी काम के नहीं होते, ये अशोक द्वारा कही गई बातें हैं।
इसके बदले वो माँ कहते हैं कि हमें दूसरे तरीके अपनाने चाहिए, दूसरे काम को करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे बजाय कि इस तरह के कर्मकांड करने के। तो बताते हैं कि अब ये काम की चीज़ें क्या हैं। जैसे कि वो मानते हैं कि हमें अपने दासों और नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। जो सभी जीव हैं, चाहे पशु हों या जानवर हों, पेड़ पौधे हों, कुछ भी हों, तो उनके लिए भी हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। ब्राह्मणों और साधुओं को हमें दान देना चाहिए। ये सारी बातें अशोक ने लिखी हैं, उनका ये संदेश है। और वो कहते हैं कि ये भी गलत है कि आप अपने धर्म की तो प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। हमें हर धर्म का आदर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल अपने ही धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे धर्म में हम सिर्फ बुराइयां ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें दूसरों के धर्म को भी समझकर उसका आदर ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा है कि ऐसी जो बातें हैं, इतनी अच्छी जो बातें हैं, वो कोई भी मतलब देश जो है हमें समझाता है कि इस तरह की अच्छी बातें हमें समझनी चाहिए और उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। और अशोक के जो धर्म के जो विचार थे उन्हें दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में कैसे, मतलब यहाँ पे एक अ अक्षर के लिए अलग अलग लिपियाँ दी गई हैं कि कैसे अ लिखा जाता